हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहे हैं और आपका आज का ये चैप्टर लास्ट है ज्योग्राफी का, क्लास 8 का। ठीक है, हमने सभी यानी तीनों बुक पढ़ ली हैं, कक्षा 6 की, 7 की और 8 की। यानी तीनों ही ज्योग्राफी की बुक हमारी कंप्लीट हो गई है और ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज का ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है और साथ ही साथ आपको क्लास 6 की तीनों ही क्लासें दी जा चुकी हैं, चाहे अब वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो और चाहे आपकी ज्योग्राफी हो। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों ही पढ़ ली है और कल से आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू होगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोट्स बनाने के लिए आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वरना वंदना अकेडमी के नाम से ही आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा और आप उसे अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना सकते हो और पीडीएफ को आप जल्दी पढ़ सकते हो। ठीक है, और वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ चीज़ें कुछ हम आपको समझाते हुए पढ़ाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और जो चीज़ें आपकी, यानी हम चैप्टर तो पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन जो जो जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, जो जो चीज़ आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। तो मनुष्य ही क्या है? मनुष्य ही राष्ट्र का एक सबसे बड़ा संसाधन होता है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास कर पाते हैं। अगर लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, अभिप्रेरित नहीं होंगे, तो फिर संसाधनों का विकास नहीं होगा। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे कोयला है वो हमारे भारत में मिलता है, दूसरे देशों में भी मिलेगा, दूसरी जगहों में पर भी मिलेगा, तो सभी जगह एक जैसा होता है। सूर्य प्रकाश है, सभी जगह एक जैसा मिलता है। हवा है, ठीक है, ये हमारे जो संसाधन है, पेड़ पौधे हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य अपनी शिक्षा के आधार पर, स्वस्थता के आधार पर, ठीक है, अभिप्रेरणा के आधार पर और आयु, लिंग, इन सब पे, यानी इन सभी अपने लक्षणों के कारण ये क्या है? एक ऐसा संसाधन है जो भिन्न है, क्योंकि सभी मनुष्यों की शिक्षा भी अलग अलग होती है, स्वास्थ्य भी अलग अलग होता है। आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं, जैसे ये कह रही है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में, ठीक है, 1000 हैं, और आपके बाजार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकते हो एक टीचर होने के नाते। अब हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण की। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। यानी हमारी जो भूपृष्ठ है, आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, क्लास 6 की, उसमें कि जो हमारी पृथ्वी है और ये जो ऊपरी भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। तो इस पर जो लोग फैले हुए हैं उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, यानी कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। विरल यानी बहुत दूर दूर तक मनुष्य रहता है और कहीं बहुत ज़्यादा घने यानी पास पास में रहते हैं। ये देखो, आप ये एक ग्राफ देख पा रहे होंगे कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या, ये ग्रीन वाला है, और ये ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में लोग रहते हैं।
उत्तर अमेरिका में ये रेड वाले, ये यूरोप में, ये अफ्रीका में, ये एशिया में और ये मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो येलो कलर वाला है, ठीक है, पीला, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो एशिया में ही रहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि इनका वितरण बहुत ज़्यादा है। सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में, ये ग्रीन वाले। फिर ये रेड है आपका, ब्लू है, ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका में घने बसे हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। और ये लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका घुमा के पूछ भी लिया जाता है कि कहाँ 1/4 जनसंख्या कहाँ रहती है, विश्व में सबसे 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, किसी भी तरीके से। तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखो आपका ये ग्राफ बनाया गया है। ये 200 है, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600। ये जनसंख्या क्या है आपकी मिलियन में है, ठीक है। ये देखो जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, तो इस तरीके से भारत में, ठीक है। तो भारत हमारा कहाँ तक आ रहा है, ये 1200, ठीक है। और चीन हमारा आपका 1400। जनसंख्या का घनत्व, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। ये आपके अपसारी प्रश्न होते हैं, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी कक्षा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है स्थलाकृति, यानी कहीं की स्थलाकृति भी जनसंख्या वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब बात जलवायु की करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जलवायु भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है जनसंख्या वितरण में। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यानी जहाँ ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ भी रहने से बचते हैं। अब बात मृदा की करते हैं, तो उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ अच्छी खेती होती है, कृषि होती है। अब बात जल की भी करते हैं। जल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवड़ी जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यानी जहाँ नदियाँ हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और मरुस्थलों में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता है। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न आपका बनता है उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब बात खनिजों की करते हैं, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र भी अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया है।
अब बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो ये भी एक ऐसे कारक हैं कि ये भी जनसंख्या घनत्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। अब सांस्कृतिक कारक की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत के वाराणसी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक कारक की। तो अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अब जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये कहीं गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। इसे अभी हम देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, देखो, ठीक है, ये 5.3 है आपका। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। अब बात करते हैं सन 1904 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारण जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी कहीं किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के लोग आकर के बस जाते हैं, रहने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। और विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या में वृद्धि, और जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। जन्म दर से मृत्यु का अधिक होना तो जनसंख्या कम हो जाती है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास तथा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। आप्रवास शब्दावलियों को देखेंगे, जब व्यक्ति नए देश में आता है, और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूपों की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है।
अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ये आप देख पाओगे, मैप है आपका। तो विश्व जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें, तो ये आपकी जैसे सबसे नीला है तो ये उच्च है आपकी 3% या इससे अधिक, और ये आपका पिंक है उच्च यानी 2 से 2.9, और आदर्श 1.19, और निम्न आपकी 0.9, और फिर ह्रास है आपका 0. तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो, ये ग्रीन वाली जगह है आपकी, तो यहाँ क्या है, जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान है? जैसे एक किसान है, ये एक गृहिणी है, ये एक इंजीनियर है, ठीक है, और ये एक वृद्ध है जो अपने पोते पोतियों को ध्यान रखती है, कहानी सुनाती है, और ये विवाह समारोह में ये सिंगर है, गाना गाता है, और ये एक क्या है, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर का, वकील का, किसान का, इंजीनियर का, ठीक है, सभी वर्गों का, यानी यहाँ तक कि गृहिणियों का भी समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान होता है। जनसंख्या संगठन ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ठीक है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे और निचले भाग में दिखाई गई है, और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। आप जैसे ये पिरामिड दिए गए हैं, और मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये दोनों ही दिए गए हैं आपका। ये केन्या का पिरामिड है, तो और ये आप आयु वर्ग देख सकते हो, यानी 0 से 4, ठीक है, 0 से 4, और ये 5 से 9, ये 10 से 14, 15 से 20 से, और यहाँ जाके यानी 75 प्लस पर बहुत कम, ठीक है, पुरुष या महिलाएं मिलती हैं 70 से, और यानी सबसे ज़्यादा हमारे इतना ही होता है 0 से 4। तो इस तरीके से, और यहाँ भी आप देख सकते हो, ये देखो, ये एक जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। ये आप दोनों ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैप से चीज़ें हमारी अच्छे से समझ में आती हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के, यानी 15 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, और फिर 65 वर्ष से अधिक के भी जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा
दर्शाया गया है। ये भी देखो हमने देखा था। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये आप भारत का पिरामिड देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षताएं अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जापान जैसे देशों में आधार पिरामिड सकराय है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच जाते हैं। आप ये जापान का देख पा रहे होंगे। तो जापान में ये देखो आपको 45 से ये यानी यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये 70 से 74 तक भी बहुत बड़ा है। और ये आपके अभ्यास प्रश्न है। तो लोगों का एक संसाधन के क्यों समझा जाता है, यानी लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, विश्व में जनसंख्या के समान वितरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर अवश्य दो। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये सभी आपके अभ्यास प्रश्न हैं। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे और हिस्ट्री की क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी क्योंकि ज्योग्राफी आपकी पूर्ण कंप्लीट हो गई है और हमने बिल्कुल न्यू NCERT ही पढ़ी है। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो 1 बाय 1 अवश्य देखा करें, ठीक है। वहाँ आपको सारी क्रम से मिल जाती हैं और बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना भी दी है। तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें।